चले दोस्तों, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कुछ चटपटी, बहुत ही शानदार जानदार, है ना, बातें पढ़ ली थी, याद आ गई होगी बात। परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे होती है भैया? जब दोनों पार्टी अपना अपने अपना काम पूरा कर दें। ये वाली बात याद आ गई है कि नहीं बात? तो मेरे बिहाफ पर कोई भी परफॉर्म कर सकता है, एजेंट, थर्ड पार्टी, है ना, रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव क्या नहीं कर सकते? मेरे बिहाफ पे शादी नहीं कर सकते। याद आ गई ना बात? मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ, नहीं भाई नहीं, ये डायलॉग नहीं बोलने का, ठीक है, राइट। ये हमने कुछ जबरदस्त बातें पढ़ ली थी, बहुत शानदार बातें पढ़ ली थी। सर आज बहुत ही मजेदार बात पढ़नी है, मजे आ जाएगा, ठीक है। और उस बात को हम लिखने वाले हैं कहां पर? अपनी बुक में ही लिखने वाले हैं। तो बुक का ये वाला पेज निकालोगे तो देखो ये वाला पेज खाली है कि नहीं है भाई? मैंने खाली है कि नहीं है ना? ये खाली इसलिए दिया गया ताकि हम यहाँ पे आज की जबरदस्त बातें लिखने वाले। जय वीरू बसंती बिल्कुल सेम बन रहे होंगे, ठाकुर साहब भी बन रहे होंगे, है ना, जय वीरू बसंती बन रहे होंगे और ठाकुर साहब भी बन रहे होंगे। ठीक है। अब देखो सर, इसका क्या खेल है, ध्यान से समझेंगे कि ये क्यों बन रहे हैं। अच्छा, बसंती जो नागिन डांस कर रही है, बसंती जो नागिन डांस कर रही है, ठीक है, ये इसलिए कर रही है कि भैया जब तक इसके पांव चलेंगे तब तक किसकी सांसें चलेंगी? वीरू की सांसें चलेंगी। तो भैया अब उन्होंने सोचा कि यार मार पिटाई लड़ाई झगड़े से अच्छा है, एक काम करते हैं, क्या कुछ इज्जतदार काम करते हैं, ठीक है, और ईमानदारी से बिजनेस करते हैं जो लड़ाई झगड़े पे, है ना, परे हो। तो तीनों ने चुपचाप एक बड़ा खतरनाक काम किया। तीनों ने उसी काम के लिए, है ना, ठाकुर साहब के पास पहुंचे और ठाकुर साहब से क्या मांगा? ठाकुर साहब से उनके हाथ नहीं मांग लिए भाई, हाथ तो गब्बर ने मांग लिए थे, है ना। ठाकुर साहब से मांग लिया भैया 30,000 रुपये का उधार। क्या मांग लिया भाई बाबू? 30,000 रुपये का लोन मांग लिया। अब जब 30,000 रुपये का लोन मांग लिया, ठाकुर साहब ने बोला यार देखो गब्बर को पकड़ना है, मारना है ना, लोन दे देते हैं, इसमें क्या बुराई है। ठाकुर साहब ने क्या किया? ठाकुर साहब ने क्या किया नालायक को? ठाकुर साहब ने ईमानदारी से इनको लोन दे दिया। अब जब इन्होंने लोन की बात करी, है ना, जब लोन की बात करी और जब लोन दिया गया तो भैया हुआ ये कि लोन देते टाइम पे इन्होंने जब वादा किया, ये वादा इन्होंने किया जॉइंट प्रॉमिस का। क्या वादा किया बाबू? जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस का मतलब होता है कि ये ठाकुर साहब से बोल रहे हैं कि ठाकुर साहब जब भी पैसे चुकाएंगे, जब भी बाबू पैसे चुकाएंगे, तीनों मिलके चुकाएंगे। क्या करेंगे भैया? तीनों मिलके चुकाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई? अब भाई जब इन्होंने ये वादा कर दिया कि जब भी हम पैसे चुकाएंगे भैया बाबू लोग तीनों मिलके चुकाएंगे, तो ठाकुर साहब ने कहा चलो भैया चुका देना, कोई बात नहीं, ठीक है। जय वीरू बसंती को तो वैसे ही मैंने पकड़ रखा है, किसके? जय और वीरू को तो मारने के लिए। तो यार एक काम करते हैं, गब्बर से बदला लेना तो थोड़ा आपसदारी में क्या करना पड़ता है? लिहाज करना पड़ता है। आपसदारी में क्या करना पड़ता है बाबू? लिहाज तो, है ना, करना पड़ता है। अब हुआ ये कि उन्होंने देखा कि बसंती तो टांगा चला रही है, चल धन्नो, है ना, बसंती तो टांगा चला रही है, क्या करते हुए? धन्नो धन्नो करते हुए। साथ में भाई साहब हुआ क्या? साथ में क्या हुआ? जय और वीरू भी टांगा चला रहे, चल धन्नो के साथ बन्नो भी है और गन्नो भी है। ठाकुर साहब ने कहा उरी दादा, अब मुझे समझ में आई कि बात, इन्होंने क्या लफड़ा किया मेरे साथ? क्या लफड़ा किया इन्होंने मेरे साथ? झूठ बोल के मुझसे क्या ले लिए? पैसे मांग लिए। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ठाकुर साहब किससे पैसा मांग सकते हैं, है ना, यानी कि फ्रॉम whom टी डिमांड द मनी। किससे पैसा मांगेंगे? तीनों से मांगेंगे या फिर जय या वीरू या बसंती से मांगेंगे, या तीनों को इकट्ठा करके मांगेंगे? तीनों को इकट्ठा करना जरूरी है क्या? बोलो। नहीं बाबू नहीं, तीनों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। तो ठाकुर साहब क्या कर सकते हैं? ठाकुर साहब कैन डिमांड मनी फ्रॉम एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर। तीनों इकट्ठे मिल जाए तो बढ़िया बात है, तीनों इकट्ठे ना मिले, है ना,
तीनों इकट्ठे मिल जाए तो बढ़िया बात है, तीनों इकट्ठे ना मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलो भाई, बोलो, बात समझ में आ रही है? तीनों इकट्ठे मिल जाए अच्छी बात है, तीनों इकट्ठे ना मिले तो भी किसी से पैसे मांग सकते हैं। अब हुआ क्या, सुनेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 2। अब ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा है। ठाकुर साहब ने कहा भाई मैंने इनको इस काम के लिए पैसे दिए थे, ये क्या कर रहे हैं, है ना, टांगा चला रहे हैं, गब्बर को कौन पकड़ेगा, गब्बर से कौन बदला लेगा। अब जब इन्होंने टांगा चलाते हुए देखा तो ठाकुर साहब को पता लगा मैं तो किसी से पैसे मांग सकता हूं। तो ठाकुर साहब भगते 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 गए और उन्होंने सबसे पहले किसको पकड़ लिया, बसंती को। बसंती को बहुत खरी खोटी सुनाई। बसंती से बोला कि तेरे चक्कर में ही ये बिगड़ रहे हैं, तेरे चक्कर में ही, है ना, अब ये टांगा चलाना शुरू कर रहे हैं, गब्बर से बदला नहीं लेंगे, और तेरे साथ ही आए थे, तेरे साथ मैंने क्या किया, पैसे दिया, पैसे निकाल, निकाल मेरे पैसे। ठाकुर साहब की डांट सुनी, इतने सारे क्लाइंट थे, अच्छा लगता है क्लाइंट के सामने ठाकुर साहब डांट रहे हैं। बसंती गुस्सा है, बसंती ने ठाकुर पैसे निकाले ठाकुर साहब के, गलत जवाब, बिल्कुल, बहुत ही गंदी बात। बड़ों का ऐसे सम्मान करते हैं, कितने गलत मैनर थे तुम्हारे, यही चेक करा था तुम, है ना, मैनरलेस हो चुके हो तुम। अरे ठाकुर से गुस्सा आया, बसंती ने जेब से अपने 30,000 रुपए निकाले और ठाकुर साहब के हाँ जेब में रख दिया। सही बात है, हाथ तो थे नहीं तो क्या किया, जेब में रख दिया। तो 30,000 रुपए पूरे उनकी जेब में रख दिए। तो सवाल ये बना, बसंती पेड टोटल 30 के, बसंती ने क्या किया, बसंती ने क्या किया, टोटल 30,000 रुपए दे दिए, है ना, राइट। अब बसंती को डांट खाने गुस्सा तो आएगा ही, तो बसंती ने क्या किया, बसंती डिमांड 10,000 रुपीज फ्रॉम जय एंड वीरू। अब सवाल यह आया, क्या जय एंड वीरू पैसे पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। जय वीरू कह रहे हमने कही थी देखे आने को, जय और वीरू कह रहे अबे बसंती हमने कही थी देखे आने को, मत देती, क्यों दे तूने, मत देती, हमने कही थी मत देती, या हमें पूछ तो लेती। बसंती कह रही वहां क्लाइंट के सामने बेइज्जती हो रही है मेरी, तुम कह रहे हो क्यों दे दिए, ये दे दिए वो दे दिए, मैं तो दे आई। अब बताओ क्या उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। तो जज साहब ने बोला भाई देने पड़ेंगे, क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर का ही मतलब होता है कि आपने क्या किया है, वादा क्या किया बाबू, बोलो, जॉइंट किया है, तो लायबिलिटी क्या होगी, तो जॉइंट प्रोमिसर का मतलब होता है कि लायबिलिटी भी आप दोनों की क्या होनी है, जॉइंट होनी है। लायबिलिटी आप दोनों की क्या होनी है, जॉइंट होनी है। बोलो, दूसरा सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा सवाल, तो क्या जय और वीरू कितना शेयर दे देंगे अपना, यस, जय एंड वीरू हैव टू पे 10,000। जय और वीरू को दोनों को 10,000 रुपए पे करने की, बोलो, दरकार बनेगी। समझ आ गई बात। अब अगली बात करते हैं कि भैया अब जय और वीरू ने पैसे दे दिए, बात समझ में आ गई बात, राइट। अगली बार जब देखा ठाकुर साहब ने खुद को, गांव वालों को, बसंती को और साथ में जय और वीरू को देखा कि वो, है ना, आए तो मदद तो कर ही रहे हैं, तो ठाकुर साहब के दिल में एक बात लगी और ठाकुर साहब का दिल क्या हो गया, चूर चूर हो गया, कि उन्होंने जनता के सामने, क्लाइंट के सामने बसंती की क्या किया, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी बसंती की, जो उन्हें, है ना, बसंती की इंसल्ट करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और फिर ठाकुर साहब ने बोला यार बताओ, मेरे पर्सनल बदले के चक्कर में मैं 2 जनों को क्या कर रहा हूं, जान जोखिम में डाल रहा हूं, और एंड में वीरू और बसंती की शादी करवानी है और वो दोनों क्या नहीं कर पाएंगे बेचारे, बोलो, विवाह भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं बात। तो भाई एक बात, और फिर जय भी बेचारा मारा जाता है हेड टेल करके, देखिए बच्चे, शोले तो सभी ने देखी होती है भाई, है ना। तो भैया अब बात ही सामने आई, ठाकुर साहब के दिल पे लगी बात। ठाकुर साहब ने बोला, बसंती को बुलाया, बसंती से थोड़ा अपोलोजाइज भी किया और बसंती से बोला, बसंती मैं फिर से लोन देता हूं तुम तीनों को, लेकिन अब की बार जब मैं तुम्हें लोन दूंगा तो मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। बसंती कह रहे कोई पापों का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, हमें, मुझे पता है तुम क्या करोगे। फिर तुम्हें किसी बात पे क्या आएगा, फिर किसी बात पे क्या आएगा, आपको गुस्सा आएगा, फिर मुझे पकड़ लोगे और इल्जाम किस पे लगाया जाएगा,
मेरे ऊपर। अब इस पापों का प्रायश्चित करने के लिए ठाकुर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी कि जब मैं तीनों को लोन प्रोवाइड करूंगा तो आई विल नॉट डिमांड, मैं पैसा डिमांड नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिमांड मनी फ्रॉम बसंती, मैं बी से कभी भी पैसा डिमांड नहीं करूंगा, है ना। फिर बसंती से बोला देख अब मैं तो कसम खा रहा हूं तेरे से मैं कभी भी पैसा डिमांड नहीं करूंगा। अब तो इस बात की क्या कर ले, इज्जत रख ले और पैसे ले ले। अब उन्होंने ये बात लिख दी। अब भैया ये बात लिखने के बाद फिर से पता नहीं उन्होंने गब्बर को देखा, यार मुझे दे ठाकुर, फिर से सपना आया, है ना भाई, फिर से सपना आया। बस ठाकुर साहब को फिर गुस्सा आया कि भैया ठाकुर साहब के परिवार को मारा, छोटा बच्चा होता ना झूला झूल रहा होता उसे भी मार देता गब्बर, गोली मार देता है ना, इनको मारा, ये मकरा वो गया। ठाकुर फिर गुस्सा, ठाकुर साहब ने कहा नहीं 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 बदला तो लेना है। फिर उन्होंने गुस्सा आया, इस बार उनको हाथ चढ़ गया कौन, जय को खूब सुनाई खरी कोटी, और किससे पैसे ले लिए, डिमांड मनी फ्रॉम जय को भी गुस्सा आया और जय ने अपनी जेब से पैसे निकाले ठाकुर साहब के जेब में। मुंह गंदी बात नहीं भाई, क्या किया ठाकुर साहब के, बोलो बाबू, जेब में डाल दिए, ठाकुर साहब की जेब में डाल दिए, है ना। डिमांड मनी फ्रॉम जय एंड जय पेड द होल मनी। अब जय घर पे जाके पता क्या बोल रहा है, अब जय घर पे जाके बोल रहा है, कह रहा है बसंती तू निकाल 10,000 रुपए, वीरू तू भी निकाल 10,000 रुपए। इज बसंती एंड वीरू लाइबल टू पे 10 के, क्या दोनों लाइबल है पे करने के लिए, नहीं है। वो कह रहा है देख भैया सिंपल सी बात है, जय वीरू तो भैया वीरू तो क्यों नहीं देगा, वीरू तो देगा। बसंती कह रही मैं क्यों दूं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले, ठाकुर साहब ने क्या लिखा है, किसी से भी पैसा मांगेंगे पर किससे नहीं मांगेंगे, किसी से भी पैसा मांगेंगे पर किससे नहीं मांगेंगे, बसंती से नहीं मांगेंगे। तो बसंती कह रही जब मुझसे पैसा जाना ही नहीं है तो मैं क्यों दूं पैसा, तो बताओ देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा बाबू, बोलो, देना पड़ेगा, बिल्कुल सही जवाब। क्यों देना पड़ेगा बताओ। ठाकुर साहब ने बसंती से यह बोला है कि वो कभी भी बसंती से पैसा नहीं खींचेंगे। तो भैया ठाकुर साहब ने कहा बसंती तुझसे पैसे डिमांड नहीं करूंगा, तो तेरी कोई इंसल्ट भी नहीं होगी, तो जैसे तो करूंगा, अपना पैसा डुबा थोड़ी दूंगा। तो भाई किसी का पैसा थोड़ी डुबा दोगे, तो किससे डिमांड करेंगे, जैसे डिमांड करेंगे। किससे डिमांड करेंगे, वीरू से डिमांड करेंगे, तो पैसा थोड़ी डूब जाएगा। अब जय और वीरू कह रहे हैं बसंती से देख तुझे ठाकुर ने रिलीज किया, किसने रिलीज किया, अरे तो ठाकुर ने जो रिलीज किया है वो हमने थोड़ी रिलीज कर दिया, तो हमारे पैसे थोड़ी मार लेगी तू। किससे पैसा लेना पड़ेगा, बसंती को पैसा देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई भाई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान सुनिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है अगर एक बंदा डिफॉल्ट कर दे, यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल जय पैसे लेके भाग जाए, और जय का डिफॉल्ट कैसे हो सकता है, मान लो जय पैसे लेके भाग गया, जय इंसॉल्वेंट हो गया। अब ठाकुर साहब के दिल में बात लगी, ठाकुर साहब ने बोला उरी भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना, ये क्या हो गया भाई, ये तो पैसे लेके भाग लिए, और अगर ये पैसे लेके भाग लिए तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ठीक है। अगर बाकी भी चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे ही जय ने डिफॉल्ट किया और यह इंसॉल्वेंट हो गया, ठाकुर साहब को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। ठाकुर साहब ने बोला पैसे का बेड डेट ना हो जाए, ठाकुर ने डिमांड किए पैसे फ्रॉम जय एंड वीरू, वीरू एंड बसंती। अब बताओ किसको कितना पैसा देना है, इसका सॉल्यूशन बताओ, कौन कितना पैसा देगा। पहले बताओ वीरू कितना देगा, पहले वीरू अपने 10 देगा, बसंती कितने देगी, बसंती भी अपने कितने देगी, 10,000 देगी। अब बात हुई जो जय डिफॉल्ट कर गया, तो जज साहब ने कहा कि भाई जय ने डिफॉल्ट किया, किसका नुकसान हुआ, ठाकुर साहब का नुकसान हुआ जय के डिफॉल्ट की वजह से। तो भैया ठाकुर साहब का नुकसान, क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर है, तो ठाकुर साहब के नुकसान में 10,000 रुपए ठाकुर साहब का बेड डेट नहीं होने देंगे, 10,000 रुपए ठाकुर साहब को क्या नहीं होने देंगे,
बैड डेट नहीं होने देंगे। पैसा कौन देगा? 5,000 रुपए वीरू एक्स्ट्रा देगा और 5,000 रुपए बसंती एक्स्ट्रा देंगे बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर, बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर। बोलो भाई। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही मजेदार। बसंती बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, बसंती डाइड। अब बताओ पैसे कौन देगा? जय और वीरू बस। अरे भूल के पिछली क्लास। जय देगा, हाँ, प्लस वीरू भी देगा, प्लस भैया बसंती के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मम्मी नहीं, मौसी, बाबू, मौसी। हाँ ठीक है। और कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बसंती, यानी कि मौसी पैसा देगी, मौसी पैसा देगी। अब बताओ मौसी कितना पैसा देगी? नहीं, हाँ, मौसी पैसा देगी जितना, जो पिछली क्लास में पढ़ा था, जितना बसंती की असेट से रिकवर होगा। ठीक है, बोलो। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं बाबू लोग, बात समझ में आ रही है? कितने क्वेश्चन बनते हैं? ये 5 क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे बढ़िया तरीके से। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, इसका एक क्वेश्चन कर बताओ कितना होगा जो एग्जाम में आता है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है इसका ही, ठीक है। तो उसको साथ साथ पहले पढ़ा देता हूं, या पहले चलो क्वेश्चन बताता हूं, फिर एक बार पढ़ लेंगे, फिर तुम उसमें आंसर बताना कि तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, और उसको लिखेंगे एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। मतलब हर 2-3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन उसका बनता है आना। भाई ये कॉपी बंद कर दो अपनी, मतलब बुक बंद कर दो और आ जाओ यहां पर। लॉक 2 पढ़ेंगे ध्यान से, स्क्रीन पर देखो। अब ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हो तुम? बस अब पढ़ के देखो। पी हो गया हमारे ठाकुर साहब, सी इंस्टॉलमेंट हो गया। तो बताओ कितने कितने रुपए देने थे? ए को कितने देने, बी को कितने देने, सी को कितने देने? ए को कितने देने, बी को कितने देने, सी को कितने देने? ए को कितने देने, बी को कितने देने, सी को कितने देने? कौन बेचारा निकल लिया? सी हो गया इंस्टॉलमेंट। अब तुम कहोगे सर अब दोनों क्या देंगे? दोनों क्या दे देंगे? 25-25 दे देंगे। लेकिन यहां लिखा है जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी पर्सनल एसेट से 1/5 ऑफ शेयर उसका मिल रहा है। तो 50,000 का 1/5 मतलब उसका तो 10,000 मिल गया। तो वो कह रहे हैं भाई 50 ठाकुर साहब हमारे पकड़ो, बी कह रही है 50 ठाकुर साहब हमारे पकड़ो, सी कह रहा है, सी तो इंसॉल्वेंट हो गया, जिंदा तो है, पर सी कह रहा है ठाकुर साहब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बेड डेट कर रहा हूं, मेरी तरफ से 10 जो बचे वो ले लो। अब ठाकुर साहब को कितना डिफॉल्ट हो गया, वो कौन भरेगा? तो ये कितना देगा? 20। ये कितना देगा? 20। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कौन कितना देगा, क्वेश्चन की गहराई समझो। एक बात सुन, बहुत ध्यान सुनना। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, ए बी से कितने रुपए मांग सकता है? ए बी से, वो कह रहा है ए को मांगने हैं बी से, कितने मांगेगा? कैसे पता लगा भाई? अपने तो ठाकुर साहब को खुद जाके दिया आएगा, सी खुद जाके ठाकुर साहब को दिया, कह रहा है ठाकुर साहब इंस्टॉलमेंट हो क्या होगा, मेरे पैसे रखो।
अब हुआ ये कि ठाकुर साहब ने सारा का सारा पैसा किससे मांग लिया? तो ए ने कितने पे कर दिए बाबू? ए पेड 1.5 लाख। नहीं, ये लिखा है ना, ए कंपेल टू पे होल अमाउंट। ए ही दे के आया उसके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सारे दिया है। क्वेश्चन की गहराई समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सारे दिया है। अगर ए सारे दिया है तो अब ए, अगर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में लिखा हो कि ए बी से कितना मांगेगा और सी से कितना मांगेगा, तो आप क्या बोलोगे? ए कहेगा 70 तो मैं अपने दिया है, 70 तो मुझे देने थे ना, 70 तो मैं अपने दिया। अब मैं 70 ही किसके दिया आया हूं? बी के। तो वो बी से कितना मांगेगा? और वो क्योंकि उसकी एस्टेट से इतने बच रहे हैं, तो मान लो उसकी एस्टेट से बचे हुए भी वो खुद दे के आ गया, तो उससे कितना मांगेगा वो? 10 वो इससे मांगेगा। समझ में आई बात? बोलो, देखते हैं आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है मैच। 10 है ना, डेफिशिएंसी जो किसने पे करी, तो ए कितने मांगेगा बी से? 70 मांगेगा नहीं मांगेगा? बोलो, 70 मांगेगा ना, ये लिखी बात। समझे क्वेश्चन की गहराई? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कौन कितने देगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए बी से कितने मांगेगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कौन कितने देगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए बी से, है ना, कितने मांगेगा। ठीक है, पढ़ के देखें। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कहां से है? देखो, ये क्वेश्चन का आंसर है बाबू यहां से। ये पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का आंसर भी किससे देना है? सेक्शन के हिसाब से देना है। ये था वो क्वेश्चन, सेक्शन 43 पैरा 3, सेक्शन 43 पैरा 3। ठीक है, पढ़ के देखना क्या लिखा है। इफ एनी जॉइंट प्रोमिसर मेक द डिफॉल्ट, और उसे बाकी को देना पड़ रहा है, तो क्या कर सकता है? वो दूसरों से क्या मांग सकता है? अपना हिस्सा मांग सकता है। दूसरों से क्या मांग सकता है? वो अपना हिस्सा मांग सकता है। ये देखो लिखे, पढ़ के देखना क्या ये तुम्हें एग्जांपल समझ में आ रहा है? सेम लिखा है जयवीर बसंती वाला। वहां 1.5 लाख रुपए थे, यहां 1.5 की जगह मैंने 2 जीरो घटा दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब इसको लिख देते सेक्शन 43 पैरा 3। यही नोट कर लिया। अगला पहला सेक्शन 42 क्या कहता है? अगर किसी भी जॉइंट प्रोमिसर की मृत्यु हो जाती है तो पैसा कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, ये बात लिखी। और अगर सारे के सारे बेचारे जयवीरू बसंती हादसे में मारे गए तो पैसा कौन देगा? सारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो कौन सेक्शन हुआ? सेक्शन 42, नोट कर लेंगे। अगली बात, ठाकुर साहब किससे पैसे मांग सकते हैं? एनी वन और मोर, या तीनों से। यानी उनकी लाइबिलिटी क्या होती है बाबू? जॉइंटली एंड, लाइबिलिटी क्या होगी? जॉइंटली एंड सेवरली। लाइबिलिटी क्या होगी? जॉइंटली एंड सेवरली। तो इसका मतलब ये कौन सेक्शन है? सेक्शन 43। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन सा है? 43। बसंती ने पैसे दे दिए, जय और वीरू को अपनी जेब, अपने पास से पैसे देने हैं। ये कहां लिखी है बात? कंट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। आप दूसरा बंदा कंट्रीब्यूट करेगा। 43 पैरा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? 43 पैरा 2। समझ में आ रही है बात? राइट। और अगर ठाकुर ने एक भी जॉइंट प्रोमिसर को रिफ्यूज कर दिया, यानी कि एक भी जॉइंट प्रोमिसर को आजाद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हाँ बचे हुए भी क्या हो गए? आजाद हो गए। तो ये वाला कौन सेक्शन है सर? सेक्शन 44। नोट करो जल्दी।
44 क्या कहता है कि अगर ठाकुर साहब ने एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया, ठाकुर साहब ने किसको रिलीज किया? बसंती को रिलीज कर दिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जय और वीरू अदर जॉइंट प्रोमिसर ने भी उसको अपनी लायबिलिटी से रिलीज कर दिया, ठीक है। बोलो, अब इसका रिवर्स करते हैं। मान लो अगर उल्टा हो जाए, इस बार जय वीरू बसंती ने, बाबू इस बार जय वीरू बसंती ने क्या किया? जॉइंट लोन लिया नहीं, जॉइंट लोन दिया है। किसको? ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 1, कौन पैसे मांगेगा? हु कैन डिमांड मनी? बोलो, एनीवन? क्या कोई भी पैसे मांग सकता है? बिल्कुल गलत जवाब। अरे नलायको, तुमने बड़े मजे ले लिए भाई। पता लगा तीनों ने मिलकर पैसे दे दिए, ठीक है। जय गया, गुस्से में 2-4 बातें सुना दी ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब के दिल पे लगी बात, ठाकुर साहब ने कहा ले पैसे पकड़, निकल जाएगा घर से, है ना, राइट। और जय क्या किया? लेके सारा पैसा लेके भाग गया। तो जय और वीरू का तो बसंती का तो पैसा मर गया। तो जज ने कहा अरे तो फिर तो कोई एक भी पैसा लेके भाग जाएगा भाई, फिर तो गड़बड़ वाली बात है, एक पैसा लेके भाग जाएगा तो पैसा मर जाएगा लोगों का। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तीनों मिलके ऑल कैन डिमांड, ऑल विल डिमांड मनी फ्रॉम ठाकुर, है कि नहीं बात? ठीक है। दूसरा सवाल, जय वीरू बसंती में से अगर किसी की डेथ हो जाए तो कौन पैसा मांगेगा? मान लो बसंती डाइड, किसके साथ? अकेले नहीं, तो पैसा कौन मांगने जाएगा? जय जाएगा, वीरू जाएगा और मौसी जाएगी, लेकिन तीनों को इकट्ठा जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात किस सेक्शन ने बोली? रिवर्स बात बोली बाबू सेक्शन 45 में, ठीक है। रिवर्स बात बोली किसने बाबू? सेक्शन 45 में। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये रहा सर, पढ़ना जरा जल्दी से। चलो भाई, बतियाओ मत, तुम मुझसे तानी करता नहीं, पढ़ आता नहीं, आते तो पढ़ता नहीं, पढ़ो जल्दी। कौन डिमांड करेगा? ऑल। और अगर किसी की डेथ हो गई तो सर्वाइवल विद, ठीक है। बोलो कोई मुश्किल है, आसान है कि नहीं है? क्वेश्चन आएगा लिख दोगे एग्जाम में, तो मैंने क्वेश्चन बता दिया कौन सा आने वाला है। 43 पैरा 2 का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 43 पैरा 2 का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, कल की बात याद करो, क्या तुम्हें याद है? कल की बात याद करो बाबू। मैं पढ़ाने आया, तुमने पढ़ाने से मना कर दिया, सर आज क्या मंगा लो, आज क्या मंगा लो? हाँ आज समोसे मंगा लो, ठीक है। तो क्या मुझे परफॉर्म करने की जरूरत थी? सेक्शन कौन सा था? 37। डिमांड और टेंडर द परफॉर्मेंस से क्या होगा? प्रॉमिसर क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, बोलो नालायको। इस बार रिवर्स करते हैं, इस बार रिवर्स। इस बार मैं पढ़ाने आया, तुम पढ़ने आए, और इस बार मैं कह रहा हूं समोसे मंगा लो यार कंट्रीब्यूट करके। तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, हमेशा मैं समोसे खिलाऊंगा, आज तुम खिला दो। और पूरा दिन किस में निकल गया भैया? ना पूरा दिन समोसे के नाटकबाजी में निकल गया, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने पढ़ाया नहीं, तो तुम्हारा क्या राइट है? बोलो। नहीं, तुम्हारा उस दिन का क्या, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या राइट है?
कह रहा अब तुम मंगाओगे अगली बार, मैं निकम्मो। इसके अलावा एक और राइट है ना? नहीं, तुम चाहो तो उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो। कह सकते हो सर उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट मैं एंड कर रहा हूं और आपको क्या देने पड़ेंगे, मेरे आने जाने का पैसा हर जाना देना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उसी दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट है बस। भाई मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूं, तुम मुझे सामान खरीद रहे हो, उसी दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम बेचने आ गए खरीदने आ गए, तो अब ये थोड़ी कल आऊंगा, तुम आए बहुत दूर से, तो गलती मेरी है ना। तो जज साहब ने बोला बच्चे अगर चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, है ना, बच्चे चाहेंगे तो क्या करेंगे, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और बच्चों का अगर दिल बहुत बड़ा है, बच्चों का अगर दिल बहुत बड़ा है, बच्चे कह रहे हैं सर यार टीचर है यार, ऐसा अच्छा लगता है, हमारे गुरुजी टीचर है यार, ऐसी अच्छी बात नहीं है, एक काम करते हैं आज का तो हर्जाना ले लेते हैं, फिर कल से कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ऑफिस में जाकर लड़ मरे, पैसे वापस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, हम इतनी दूर से आते हैं, है ना। बच्चों ने कहा यार एक दिन तो भूल चूक लेन देन क्या होती है, एक दिन की भूल चूक लेन देन माफ होती है। तो बच्चे अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डैमेज ले लेना उस दिन का। क्या ले लेना उस दिन का, उस दिन का डैमेज ले लेना। और बाबू क्या कर लेना, हाँ कंटिन्यू कर लेना। बोलो भैया, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। बात समझ में आ गई। ये पढ़ लेना शकीरा लहरी वाला, शकीरे शकीरे जानते हो, वाका वाका वाली आंटी, वाका वाका वाली। चलो कोई नहीं, अरे बेचारे तुम नए बच्चे हो, हम 2000 वाले बच्चे हैं। तो शकीर आंटी बहुत पहले फेमस हुआ करती थी। चलो भाई सनी भाई उधर अलग बैठ जाओ, अलग तो कोई बात नहीं, यहाँ शेयर कर लेगा, आगे आ जाओ भाई, एक जना आगे आ जाओ। और बुक की जरूरत भी नहीं है, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो तुम यहाँ भी देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें एम जो है वो डैमेजेस क्लेम करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, और चाहे तो क्या कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है ना। दो काम याद रखना है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है और कंटिन्यू भी, हाँ ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी बात कल, इसको दोबारा 38 में लिखा, लेकिन 38 में एक केस लॉ की वजह से लिखा गया। 38 में किसकी वजह से लिखा गया बाबू, एक केस लॉ की वजह से लिखा गया, है ना। अब वो केस लॉ क्या है ध्यान से देखेंगे, पहले इसको ध्यान से पढ़ो। अब सुनो केस लॉ क्या आया। केस लॉ ये आया कि भाई तुम पढ़ने आए, बाबू तुम क्या करने आए, तुम पढ़ने आए, मेरे को क्या करना था, तुम्हें पढ़ाना था। तुम पढ़ने आए और मुझे तुम्हें पढ़ाना था। जब तुम पढ़ने आए मुझे तुम्हें पढ़ाना था, तो पढ़ने के टाइम पर, ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए जो काम करना था उसके लिए तुम मुझे कुछ क्या करते, फैसिलिटी प्रोवाइड करते। जैसे मान लो मैं तुम्हारे घर पे पढ़ाने आया, तुमने कहा सर एक काम करो, कहां पढ़ा दो, कहां पढ़ा दो, घर पे पढ़ा दो सर, है ना, ठीक है। मैं घर पे पढ़ाने आया, मेरा आने जाने खर्चा हुआ, लेकिन घर पे पढ़ाने के लिए तुमने मुझे पढ़ाने की सुविधा नहीं, जैसे पेन नहीं दिया, पेन अपना लाते। मैंने कहा किताब अपनी क्यों, मैं तो नहीं दे रहा अपनी किताब, है कि नहीं बात, राइट। लाइट की जगह तुमने मोमबत्ती जला दी, आइंस्टाइन मोमबत्ती में पढ़ता था, मैं तो तुम मोमबत्ती में पढ़ोगे क्या, समझ रहे बात को। अब बात काम पूरा नहीं हो पाया, तो पहले 37 ने बोला मेरा राइट क्या है, मेरा राइट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को मेरे को दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। फिर 39 ने बोला सर कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ 39 ये कहता है केस और करना बच्चों पे। किस बात का, कि मैं प्रॉपर टाइम पे आया,
प्रॉपर प्लेस पे आया, लेकिन मुझे काम करने के लिए तुमने क्या नहीं दी? हाँ, तो प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल नॉर ही इज लायबल फॉर द राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? बल्कि मैं तुमसे क्या करूंगा, आने जाने का क्या लूंगा बाबू? आने जाने का हर जाना और लूंगा, आने जाने का हर जाना और लूंगा। बोलो, जमती है बात? अब केस पढ़ो। अंकुर ने बालक के साथ कांटेक्ट किया कि भाई मैं घर पे आके क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा, रिपेयर करूंगा। बालक ने क्या किया? जगह नहीं बताई, वो सामान मुहैया नहीं कराया जिसके बेस पर मेरे को काम करना है। मैं क्या करूंगा? मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा। ये बात तो किसने बोल दी? सेक्शन बाबू, सेक्शन 37 ने बोल दी। 38 ने ये बोला कि मैं साथ साथ तुम्हारी नेग्लिजेंसी का क्या कर सकता हूं, है ना, हर जाना भी क्लेम कर सकता हूं। नेग्लिजेंसी का क्या कर सकता हूं बाबू? हर जाना भी क्लेम कर सकता हूं। बोलो, जमते जमते बात जमती है ना? ठीक है, ये हो गया हमारा 38 और 67 एक साथ ही लिखी है। आसान थी बात, कोई मुश्किल नहीं थी। बोलो, बोलना जरा। जय वीरू बसंती एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। बोलो बाबू, जय वीरू बसंती इज अ लोन दिया, लोन लिया, उसे अलग रखना। 37 के साथ पढ़ना, 38 दोनों को एक साथ पढ़ना। 37 कहता है कि जब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बोलता हूं तो ये भी अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस होती है, तो अगर तुम मना करोगे तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मुझे पढ़ाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने 37 के साथ ये सारी कंडीशन पूरी की। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, मैं सही टाइम सही प्लेस पे आया और तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटी थी क्या करने की? चेक करने की, पढ़ने की, फिर भी तुमने मुझे क्या नहीं किया? पढ़ाने नहीं दिया। याद हो जाएगी बात? लिख दोगे? लिख दोगे? ठीक है। अब इसको अलग रखते हैं, 37 को अलग रखते हैं, 38 को अलग रखते हैं, 40 की सीरीज को अलग रखते हैं, 41, 42, 43, 44, 45 इनको अलग। इसको रिवीजन के टाइम पे भी अलग स्लॉट में पढ़ना है। अब अगला जो बन चाहता है पढ़ने का, अगला जो बन चाहता है वो ये पूछता है तुमसे कि भाई तुम मुझे बताओ, क्या किसी भी बंदे के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी बंदे के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, है ना, क्या टाइम और जगह, बाबू क्या टाइम और जगह इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती है? बोलो, क्या होगी या नहीं होगी? होगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है शादी। ये बताओ, शादी में पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, पंडित जी ने बोला भाई इसकी शादी इसी मुहूर्त में करनी है, वरना अगले 20 साल तक कोई संयोग नहीं बनना, फिर तो अगले जन्म में ही होगी शादी इसकी। तो भाई वो शादी का मुहूर्त क्या हो गया बाबू? बहुत ज्यादा क्या हो गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यानी उसके बिना आप क्या नहीं हो सकता? हाँ, तो उसका मतलब उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, नहीं करना? अब एक केस में इसका लेता हूं। अब भाई किसी बालक की शादी है भाई, है ना, किसी करे शादी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आयुष। चलो, आयुष कह रहा है सर मेरे को लपेटते हो। अब मान लो आयुष की शादी है। अब आयुष कह रहा है कि सर शादी मैं करने के लिए तैयार हूं, जयमाला भी तो होगी। तो आयुष गया एक दुकान फूल वाले के पास, तो उसके हम नाम देते हैं जयवाला माला, है ना, जयमाला वाले के पास गया। आयुष भाई हमारे इतने बढ़िया, इतने है ना ईमानदार कि जयमाला वाले को पूरा एडवांस पे करके आ गए। क्या पे करके आ गए? है ना, कि भाई फॉर एग्जाम्पल 20,000 की जयमाला है, उसने बोला, बीच में मत बोला करो, 20,000 की जयमाला, उसने बोला कि भैया 20,000 रुपये की जयमाला बुक कर दो, तो पैसे पूरे ले ले एडवांस। लेकिन शादी की इतनी खुशी थी, शादी की इतनी खुशी थी कि भाई साहब ने क्या किया, जगह तो बता दी कि इस जगह पे पहुंच जाना, प्लेस पता है लेकिन टाइम नहीं पता, डेट भी पता है, प्लेस और डेट पता है। तो बताओ जयमाला वाला कब आएगा? गलत जवाब। जो भी शादी का रीजनेबल टाइम होता है, वो जनरली शादी कब होती है? शाम को होती है। तो ये तो बोल गया कि भैया इस दिन मेरी शादी है ना, लेकिन वो टाइम नहीं बता गया कि भैया जयमाला 6 बजे पहुंचा दियो, 7 बजे पहुंचा दियो। तो अब ये जयमाला वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो कब पहुंचाए। तो जज ने बोला
भाई रीजनेबल टाइम में पहुंचा देना। और तुम्हें पता है शादी के लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा? रात को 10 बजे पहुंचा दे, 11 बजे पहुंचा दे, अगले दिन थोड़ी पहुंचाएगा। अब तो भाई उसकी शादी होगी बंदे की, तो अगले दिन थोड़ी पहुंचा दोगे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब जयमाला वाला माला देने के लिए क्या बन गया? प्रॉमिसर। क्या बन गया? तुम किसके लिए प्रॉमिसर थे? पैसा देने के लिए। पैसा तो तुम दे आए। जब तुम पैसा देने के लिए प्रॉमिसर थे, पैसा तो तुम बाबू बोलो दे आए हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पैसे के लिए तुम प्रॉमिसर थे, पैसा तो तुम दे आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब प्रॉमिसर कब पैसा देगा जाके? तो प्रॉमिसर कब जयमाला देगा जाके? हाँ, रीजनेबल टाइम। ठीक है, अगली बात, क्वेश्चन नंबर 2। अब समझेंगे ध्यान से कि सर अगर रीजनेबल टाइम तक वो क्या दे आ रहा है? जयमाला दे आ रहा है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, वहां पर वो मान लो सिर्फ और सिर्फ क्या दे गया? पैसे तो दे गया, पर पहले कौन सा पढ़ाऊं क्वेश्चन? चलो पहले ये देखते हैं क्या लिखा है। पहले ये देखो, ये जो बताया ना, ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, है ना। वेयर नो एप्लीकेशन इज टू मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। कहां पे देके आना है बाबू? नो एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जिसको जयमाला देनी है वो कुछ पूछेगा भी नहीं, है ना, और टाइम और प्लेस बता जाएगा, लेकिन वो कुछ क्या नहीं करेगा? कॉल वगैरह नहीं करेगा। तो क्या लिखा जज ने? रीजनेबल टाइम। ठीक है, एक्चुअली में यहां टाइम का मतलब क्या है? टाइम एंड प्लेस प्रॉमिस वेयर टाइम। टाइम का मतलब यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली वो टाइम नहीं है, यहां टाइम का मतलब लिखो डेट। ठीक है, कि भैया वो टाइम तो बता गया, नहीं डेट तो बता गया। और मान लो बिजनेस वाली बात है, तो ऊपर वाली बात तो आम आदमी के लिए लिख दी, नीचे वाली बात किसके लिए लिख दी? बिजनेसमैन के लिए। तो जज साहब ने बोला कि भैया वो जयमाला कब दे के आएगा? यूजुअल बिजनेस आवर ऑफ बिजनेस। इसको पढ़ना, वेयर प्रॉमिस इज टू बी मेड, वेयर प्रॉमिस इज टू बी मेड, परफॉर्म ऑन सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेक द परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉमिस। प्रोमिसर में परफॉर्म एट एनी टाइम, है ना। यहां एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? बोलना या कहना, है ना, या बताना कि भाई इस समय जयमाला दे जा। तो वो कह रहे हैं वो कुछ बताएगा भी नहीं, लेकिन बात पक्की हो गई है कि बिजनेस आवर में देके जाना। तो कब देके जाओगे भैया? बिजनेस आवर। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट, पहला क्वेश्चन 2 पॉइंट को कवर करता है, 46 और 47 को। रीजनेबल टाइम, और अगर बिजनेस टर्म की बात है तो बिजनेस आवर्स क्या होते हैं? हाँ, वो सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक, इस तरीके से बिजनेस आवर, है ना, हमारे होते हैं। ठीक है, समझ आती थी बात? अब सर अगली बहुत मजेदार, आयुष कह रहा है कि जयमाला आएगी भाई ड्रोन से, है ना। देखा होगा तुमने, कई बच्चे होते खतरनाक भाई कि जयमाला कहां से मंगाएंगे? ड्रोन से माला। तो भैया ये बताओ, अगर ड्रोन से माला आनी है तो ड्रोन से जो जयमाला भेज रहा है वो शाम 6 बजे से उड़ानी शुरू कर देगा हवा में, तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो भैया, सरप्राइज खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे बोल नहीं रहे। तो आयुष ने बोला कि भैया जयमाला वाले से कि भाई जब मैं बोलूं ना, जब मैं बोलूं, सरप्राइज इतना तगड़ा है कि तुझे एक्स्ट्रा पैसे मैं दे रहा हूं, वो इसी बात के दे रहा हूं कि भाई जब मैं बोलूंगा, ये रही भाई, तब तू जयमाला लेके आई हो। जब कौन बोलेगा? आगे भाई आयुष की जयमाला आ गई, ये रहा आयुष। अच्छा
पीछे रावण लटका रखा है भाई, क्या चक्कर है? पीछे रावण क्यों लटका रखा है? तो बताओ जयमाला कब आएगी फिर? जब आयुष जयमाला वाले को बोलेगा। यानी पहला पॉइंट था डेट और प्लेस पता है, लेकिन आयुष ने बोला मैं कॉल नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? कॉल नहीं करूंगा। दूसरे केस में आयुष कह रहा है कि तुझे डेट भी बताओगी, तुझे जगह भी बताओगी, आई विल कॉल। तो बताओ जयमाला वाला कब परफॉर्मेंस करेगा? हाँ, यानी कि प्रोमिसर कैन परफॉर्म द प्रॉमिस व्हेन आयुष कॉल द प्रोमिसर। समझ में आई बात? अब ये तो आसान शब्दों में तुम्हें बता दी बात की, तो आसान लग रही होगी बात, आसान शब्दों में तुम्हें बात बता दी। ठीक है, इसको लिखा कैसे है? इसको लिखा है सेक्शन 48 ने। हाँ, पढ़ना जरा। 48 हाँ 48 है ना। प्रोमिस ही कौन है? आयुष। वेन प्रॉमिस है ना, तो वेन द प्रॉमिस इज टू परफॉर्म ऑन सर्टेन डे, शादी वाले दिन। प्रोमिसर कौन? जयमाला वाला। जयमाला वाला हैज नॉट अंडरटेक टू परफॉर्म, उससे तब तक परफॉर्मेंस नहीं करनी जब तक क्या ना हो जाए, विदाउट एप्लीकेशन, जब तक कि आयुष क्या ना करे। जो मैं लिखवा रहा हूं ना शब्द, आसान वाले इंग्लिश शब्द, वो लिख लेना, क्योंकि एग्जाम जब बच्चा रिवाइज करता है ना, तो मेरा ये कई सालों का एक्सपीरियंस है कि क्वांटिटी डेट में बच्चा कुछ पूछे ना पूछे, ये दोबारा जरूर पूछता है। कभी व्हाट्सएप पे पूछेगा, कभी कॉल करके पूछेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, तो वो इन शब्दों की इंटरप्रिटेशन को लिखता नहीं। एप्लीकेशन को मैं कह रहा हूं कि लिखो कॉल, तो बच्चा लिखेगा नहीं, अरे ये तो मुझे याद आ जाएगी बात, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो लिखो। तो आयुष कब बोलेगा? जब वो उसका मन करेगा तब परफॉर्मेंस करेगा। इसको बोला उन्होंने अप्लाई द परफॉर्मेंस। प्रोमिसी कौन है? आयुष। आयुष विल अप्लाई द परफॉर्मेंस, आयुष विल अप्लाई द परफॉर्मेंस। बोलो बाबू लोग। समझ बात? अब तीसरा सवाल, दो सवाल समझ गए। सेक्शन कौन सा बना बाबू? ये बोलना जरा। ये है 46, 47, वो है 48। तो ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 46, 47। ये हमने क्या पढ़ लिया? सेक्शन 48। तीसरा सवाल ये कि भाई आयुष ने जयमाला के पैसे दे दिए, खुशी में इतना पागल हो रहा है, इतना पागल हो रहा है, इतना पागल हो रहा है, जगह नहीं बता के गया, नो प्लेस। और जब जगह नहीं बताया गया तो टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि टाइम रीजनेबल कह दूं या बताने वाला कह दूं, तो भैया ये बताओ, जब टाइम तुम जब जगह ही नहीं बताया गया तो टाइम की कीमत ही क्या रहेगी? अब आयुष कह रहा है शाम को 6 बजे दे जाइयो। अरे देवा बता तो दे, कहां दे जाइयो, है कि नहीं बात? नो प्लेस इज फिक्स, तो अब कहां दे जाए? रीजनेबल प्लेस। रीजनेबल टाइम तो तुम समझ गए, रीजनेबल प्लेस होता है क्या? रीजनेबल प्लेस क्या ममूरा चौक पे चला जाए? हैं? समझा कि ना? जज ने बोला ओ देवा रीजनेबल प्लेस जैसी कोई चीज, इसलिए अब आंसर को रीजनेबल प्लेस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो उसको काटना पड़ेगा। तो जज ने लिखा सेक्शन 49 के हिसाब से कि मैं ये मानता हूं जब कोई बंदा किसी को डील करता है तो एटलीस्ट कम से कम क्या करेगा? फोन नंबर तो देगा, जगह नहीं बताएगा, फोन नंबर तो कुछ देगा। तो प्रोमिसर पूछेगा किससे? जयमाला वाला प्रोमिसर विल आस्क द प्रोमिसी
टू फिक्स द प्लेस। भैया ए भैया तुम्हारी शादी कहाँ हो रही है भाई, ये तो बता दो यार, फिर तुम मुझे कल लड़ोगे, रात को लड़ोगे, है ना, कि भैया ये जगह नहीं, तू आया नहीं जयमाला टाइम पे लेके 20,000 रुपये तू वैसे खा गया। भैया ऐसा मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। तो बाबू बात समझ में आ रही है ना। अगला और खतरनाक, अगला आदमी और खतरनाक है। देखो लो कितना खतरनाक, क्लास में आ रहा जब किताब लेके नहीं आ रहा, तो खतरनाक की सीमा देख सकते हो। भैया गए, कहने लगे ना प्लेस बताऊंगा, और तुझे नंबर क्यों दूं, नंबर तो उसे दे रखा है, तुझे क्यों दूं, डिस्टर्ब करेगा तू, मैं उससे बात कर रहा हूँ तो ना ही नंबर दिया ना ही प्लेस दिया, नो प्लेस नो नंबर। अब वो सर पकड़ के बैठा, भाई पहला ही अजीब आदमी देखा, पैसे दे गया, जयमाला बुक कर गया, नाम तो लिखवा गया आयुष, लेकिन भाई ये नहीं बता के गया कि जयमाला देने का है। और ये तो छोड़, ये नहीं बता के गया जयमाला देने का है, साथ साथ ये भी नहीं बता के गया कि नंबर भी अगर मैं ना आ पाऊं तो भाई इस नंबर पे कॉल कर लियो। अब बताओ देवर देवा क्या होगा। अब क्या होगा आयुष भाई, क्या होगा, तुम्हारे तो दिल पे लगनी चाहिए बात। हाँ भैया, हाँ तभी तो लॉ में लिखी है बातें। बस सिंपल, इससे भाई तुम क्या करोगे बताओ भाई, क्या करेगा तू, कह रहा मैं कुछ ना करूं। अरे तुम, हाँ तो भाई सिंपल सी बात है, वो ये कहेगा कि भाई काम करता हूं, है ना, रोज मेरी तो दुकान पे रोज ही है, बैठना है मुझे, भाई की शादी कब होगी, किस दिन होगी, कब होगी, पैसा दे गया, पर मुझे इतना यकीन है पैसा कोई आदमी फ्री में तो बांटता नहीं, जिस दिन शादी होगी आएगा जरूर। और जब जयमाला का टाइम नॉर्मली कितने बजे तक होता है, 8 बजे 9 बजे, तो भैया 8 9 10 बजे तक नहीं आएगा, तो एक काम करता हूं मैं इसका इंतजार कर लेता हूं, अगर वो ईमानदार है तो तुम्हारा इंतजार करेगा। इसलिए जज ने बोल दिया कि ईमानदार दुकानदार को मानते हुए मैं ये मानता हूं कि सामान वहां डिलीवर होगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ था, दुकान पे हो जाएगा। जयमाला विल डिलीवर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड। समझ गए पांचवा सवाल, बोलो भाई, अभी सेक्शन एक साथ लिख लेंगे। चौथा सवाल समझ गए ना। अब आया भैया सवाल नंबर 5, है नो प्लेस नो नंबर, मैंने तो लिखा तुम्हें समझाने के लिए। तो गुड्स कहां डिलीवर होंगे। एक ऐसा सवाल है जो यहां नहीं लिखा, पर यहां पढ़ाना इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये बात सोगा में लिखी है। कहां लिखी है, हाँ सोगा में लिखी है बात। मुद्दा यह है भैया हमारे एक ऐसे प्रोडक्ट के एडवांस मनी देके आ गए जो फ्यूचर में बनेगी, मनी पेड फॉर गुड टू बी मैन्युफैक्चर। हाँ फ्यूचर गुड्स है ना, सेल्स ऑफ गुड, मुझे लगता है तुमने भी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो वो कहेंगे इसे फ्यूचर गुड्स, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर। ठीक है, फिर जिसने बुक किया वो सामान, उसने कोई प्लेस भी नहीं बताया और कोई टाइम भी नहीं बताया, कोई नंबर भी नहीं बताया। अब ये बात, इसका जवाब सेल्स ऑफ गुड नहीं दे, पर हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब क्या होगा, नहीं, तो गुड्स कहां डिलीवर होंगे, नहीं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जहां पे वो गुड्स बनाए जाएंगे, है ना, गुड्स डिलीवर्ड एट द प्लेस टू बी मैन्युफैक्चर। यहां पे जज ने अजम्पशन ले ली कि तुमने दुकानदार से ये जरूर पूछ लिया कि भैया वो सामान बनता कहां पे। ठीक है,
कि भैया हमारा सामान हम यहाँ से ना यहाँ पे डिलीवर तो करते हैं पर बनता कोई और, तो हमने मानते हैं कि भैया तुमने वो फैक्ट्री के बारे में पूछ लिया होगा। 49, तो ये वाली बात है भाई। ये 49 में लिखिए क्या बात? नो प्लेस फिक्स, नो प्लेस, नो नंबर। ठीक है, पढ़ के देखें अब। ये रहा 49 यहाँ पे आते हैं। वे प्रोमिस इज टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, नो प्लेस इज फिक्स्ड। और प्रोमिसी क्या नहीं करेगा? एप्लीकेशन मतलब कॉल। प्रोमिस परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी। प्रोमिसी कौन है? आयुष कॉल नहीं करेगा। सामने वाला क्या नहीं करके आया? प्लेस नहीं बता के आया। तो अब आयुष के पास नंबर नहीं है, उसके पास आयुष का नंबर नहीं है, जगह बताई नहीं। अब दुकानदार ईमानदार। तो जज साहब ने क्या बोला? ईमानदारी का यही मजा है भाई। प्रोमिसर कहां पर? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर, है ना, टू अप्लाई फॉर द प्रॉमिस टू अपॉइंटेड रीजनेबल प्लेस। तो वो जो प्रोमिसर है कौन? जयमाला वाला, वो रीजनेबल प्लेस के लिए पूछेगा। ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। बोलो भाई समझ आ गई? तो यहां पे हमने क्या माना? नंबर है। किसके पास नंबर है? जयमाला वाले के पास। दुकानदार के पास तुम्हारा नंबर है। ठीक है, ये लिखी बात। भाई तू जगह बता दे मुझे कहाँ आना है, तो मैं वहां पे जगह क्या कर दूंगा, उस जगह पर सामान डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, बोलो भाई। इसको सेक्शन नहीं लिखते कोई भी, है ना। ये दोनों सोगा की बात है ना। ठीक है, ये दोनों बात कहां पे है भैया? लेकिन यहां पढ़ने से इसके साथ वो लिंक हो जाती है बात। सेम पांचों क्वेश्चन पता है कहां है? सेम पांचों क्वेश्चन सोगा में है, और वहां के क्या कर रखे हैं? सेक्शन बदल रखे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन इसलिए मैं कॉन्टेक्ट में भी लिखवाता हूं, और डिट्टो यही 5 क्वेश्चन तुम्हें कहां मिलेंगे? सेल्स ऑफ गुड एट में मिलेंगे। तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। हाँ सर, वो जयमाला वाला कॉन्सेप्ट आपने बढ़ाया था, सेम कॉन्सेप्ट कहां पे लिखा है? सेल्स ऑफ गुड एट में मिला, क्योंकि जयमाला भी तो गुड्स है। तो गुड्स के बारे में और बातें कहां लिखी है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अगली बात जो आखिरी बात है बहुत सिंपल है। परफॉर्मेंस इन मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। जयमाला वाला, ये वाली बात वही वाली बात होगी ना, जयमाला टाइप की बात, कि जैसा प्रोमिसी कहेगा, कौन कहेगा? बिल्कुल डिट्टो उसी मैनर में, उसी टाइम पर जयमाला वाले को क्या करनी है? परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है ना, राइट। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है। ओज मतलब बताओ, ओज मतलब क्या होता है? ओज मतलब लेना है, देना। निकम्मो, तुम बेइज्जती कराओगे अकाउंट्स वाले भैया की। ओज का मतलब है ए को बी को पैसा देना है। बी एक्सेप्ट एज गुड्स इन डिडक्शन ऑफ द डेट। भाई ए को किसको देना है पैसा? बी को। अब बी कह रहा है चल पैसा मत दे, क्या दे दे? सामान दे दे। तो बी ने क्या किया? सामान ले लिया। तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स क्या माना जाएगा? ऑपरेट एज पेमेंट। क्या माना जाएगा? बात समझ में आई? बोलो। तो जज ने बोला परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी करना, उसी टाइम पे और ऐसी उसमें करना जो कौन बोल रहा है? प्रोमिसी बोल रहा है। तो ए ने वादा किया था पैसे देने का, बी कौन हो गया? प्रोमिसी। तो प्रोमिसी कह रहा है कि भाई ठीक है, तू मुझे सामान दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब क्या है? ये भी उसी तरह की सी है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, जैसा वो बोले और जिस मैनर में वो बोले। तो जयमाला वाला पॉइंट नंबर 5 पे भी लगता है, और जयमाला वाला पॉइंट, ठीक है ना, सेक्शन 48 में भी लगता है कि जब मैं बोलूंगा, जब मैं अप्लाई करूंगा, तुझे जब भेजना है। तो इसमें भी सेम बात लग रही है, उसी मैनर में करना, जैसा उसी मैनर में करना है जैसा उसने बोला।
बोलो भाई, समझ में आ गई बात? इस पूरे बात का मैंने एक छोटा सा एक लाइन में क्या बना दिया, हाँ कोड बना दिया, एसआर के बना दिया, शॉर्ट में समरी बना दी। अगर कोई टाइम नहीं दिया तो क्या होगा? अगर वही बात बिजनेस के लिए तो क्या होगा? ठीक है ना, यूजुअल बिजनेस। अगर तुमने जगह बताई है तो कहां होगी? हाँ, डिलीवरी मस्ट बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, राइट। अगली बात, अगर जयमाला वाले के पास तुम्हारा नंबर है और लेकिन तुम उसको जगह नहीं बता गए और टाइम नहीं बता गए तो क्या होगा? प्रोमिसी जो होगा जयमाला वाला वो अप्लाई करेगा, मुझे बताओ मुझे किस जगह पे आना है ना? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट द प्रॉपर प्लेस विद द यूजुअल बिजनेस आवर, है ना? सेम बात लिखी है ना, वो खुद बताएगा। ठीक है, ये वाली बात है विदाउट एप्लीकेशन, कि जब तक मैं ना बोलूं जब तक मत बोलियो, तो फिर क्या होगा? प्रोमिसी। हाँ, प्रोमिसी कौन? जब आयुष डिमांड करे, कॉल करे, तब उसे क्या करना है? परफॉर्म कर। ये तो 5 सेक्शन पढ़े। वो जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा लिखवाए हैं वो कहाँ के क्वेश्चन है? सोगा के हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने लिखवा दी ताकि तुम रिवीजन में तुम्हें पता रहे कि ये 2 क्वेश्चन सोगा के और पहले 3। और आखिरी बात क्या? आखिरी बात बिल्कुल बेकार है। जैसा प्रोमिसर कह रहा है, जिस मैनर में कह रहा है, उसी मैनर में हमेशा प्रोमिसी को काम करना है। उसी मैनर में हमेशा किसको काम करना है? प्रोमिसी को काम करना है। ठीक है, आखिरी बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट, सुनना ध्यान से, अगर टाइम इतना जरूरी है, शादी का टाइम इतना जरूरी है, तो बताओ जयमाला वाला आ रहा है सुबह 4 बजे तारों की छांव में, विदाई का टाइम जो होता है, वहां लड़की रो रही है, थोड़ा थोड़ा ये भी रोने के मूड में है, लड़की की मम्मी पापा भी रो रहे हैं, रिचुअल है ना ये। ठीक है, अब उस टाइम पे जयमाला वाला आके कह रहा है, अरे रुक जा भैया, रो मत, मेकअप वेकअप खराब हो जाएगा, रो मत, पहले जयमाला तो डाल लो। पिटेगा नहीं पिटेगा? बोलो, सबसे पहले ये जाके मुक्के बजाएगा, भाई तू ही धरा है कि नहीं बात? तो मुक्के लगेंगे नहीं लगेंगे उसके? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ जयमाला वाले के साथ? वॉइड या वैलिड? कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ जयमाला वाले के साथ? जो कॉन्ट्रैक्ट होना था वो टाइम पे नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, टाइम पे नहीं आया, तुम एडवांस दिया है, तुमने जगह बताई, प्लेस बताया, कॉल करके बोला भाई ओ भाई मेरी शादी निकल जाएगी, तू जल्दी आ जा, वो तब भी ना आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड या वैलिड? वॉइड। बिल्कुल गलत जवाब। तुम्हारे जैसे निकम्मे बालक हो तो मेरे जैसे टीचर तो लटक जाके लटका, उसी पंखे से लटका मिलूंगा तुम्हें। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों हुआ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब लॉ में पहले लिख दिया जाए, जो वॉइड है, जो मैंने तुम्हें इससे पिछले सेक्शन में पढ़ाए थे, रेड पेन से लिखा, ग्रीन पेन से लिखा, यही थे वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाते हैं जो इम्पॉसिबल हो जाते हैं, है ना? जज ने बोला ये भी तो हो सकता है, जयमाला वाला सुबह सुबह आया 4 बजे, लेकिन वो आया एम्बुलेंस में। तुम कह रहे हो अबे एम्बुलेंस में ये क्या होगा भाई, तेरे को तुम पीटने जाने वाले थे आज। वो कह रहा है भैया मुझे पता था तुम मुझे पीटोगे, इसलिए मैं खुद ही आ गया यहीं पे। भैया मेरी गलती नहीं, मैं तुम्हारी जयमाला डिलीवर करने बाइक से आ रहा था कि कहीं लेट ना हो जाऊं, आगे से गाड़ी वाले ने उड़ा दिया मुझे। अब मुझे पता नहीं लगा, उसके बाद मैं बेहोश सीधा हॉस्पिटल। इससे पहले कि वो मेरे बेड पे ही मुझे जयमाला पिला दे तुम्हारी, मैंने कहा अपना कर्म पूरा करके जाऊंगा, इससे पहले मुझे माला पिला दो, और दूसरी माला कहाँ टंग जाए? फोटो पे टंग जाए। मैंने कहा मरने से पहले भैया उनके पैसे ले रखे हैं, उनकी जयमाला दे के आनी है। अब तो मेरे दिल पे बहुत बात लगी, उन्होंने कहा यार आदमी बेचारा मरते हुए भी कहाँ से आ रहा है, मरते हुए भी कहाँ से आ रहा है, बताओ, हॉस्पिटल से आ रहा है। तो दिल पिघल गया नहीं पिघल गया? पापा ने बोला अरे यार लड़ने वड़ने की बात नहीं है ना, खुशी का माहौल है, माफ कर दे। तुमने जयमाला के पैसे तो छोड़ो, मांगे नहीं, है ना? ठीक है, ये मांगे या नहीं मांगे वो अलग बात है, बात की बात है। तुमने उसे मिठाई का डब्बा और दिया तो जिंदाबाद दिया, हमारी तरफ से मिठाई का डब्बा घर लेके जा भाई, माफ कर दिया तुमने उसे, माफ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? ना वैलिड ना वॉइड। अब वैलिड कैसे हो गया? जज ने बोला भाई अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम वॉइड कराना चाहो तो क्या कर सकते हो? हाँ ठीक है, बात समझ आ गई ना? अगर तुमने जयमाला पकड़ ली तो अरे देवा गलत बोल रहे हो भाई। अगर तुमने जयमाला पकड़ ली फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही कंपनसेशन ले सकते, क्योंकि फिर तो जयमाला पकड़ रहे हो ना। अगर तुमने जयमाला नहीं पकड़ी
तो कॉन्टेंट क्या होगा? तुम कह रहे हो अब मैं वॉइडेबल से कॉन्टेंट को क्या बना रहा हूं? वॉइड बना रहा हूं, तो तुम क्या कर सकते हो? तो उससे तुम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, है ना? हाँ, बात समझ आ गई ना? तो प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, देयरफॉर ही कैन नॉट क्लेम द कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर टाइम एसेंस नहीं है तो? टाइम एसेंस मतलब कि शादी का मुद्दा नहीं है, तुम्हारे घर पे कोई सामान आना है और तुम्हें लगा बस एक हफ्ते तक आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शादी कोई मुद्दा नहीं है फिर। और अगर वो रीजनेबल टाइम से भी बाहर निकल गया तो कंपनसेशन लोगे। ये लिखी बात, वेयर टाइम नॉट एसेंस, जहां टाइम इतना जरूरी नहीं है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम निकल गया है, क्योंकि रीजनेबल टाइम तक तो जा सकता है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? कंपनसेशन ले सकते हो डिले का, लेकिन टाइम एसेंस है और वो लेट आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा तो तुम क्या कर सकते हो? वॉइड करा दो, वॉइड कराने के बाद कंपनसेशन लेना। और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कराया तो वॉइडेबल को तुमने क्या बना लिया? वैलिड, तो आप तुम कंपनसेशन क्लेम नहीं कर। इसका मतलब एक खतरनाक बात तुम्हें बताऊं, आज हमें गजब क्यों पता लगी। हमने अब तक ये देखा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब कब होते हैं। बताओ बाबू, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब कब होते हैं? एक तो सेक्शन 2I ने तो उसको डिफाइन किया, सेक्शन 15 वॉइडेबल है, सेक्शन 16 वॉइडेबल है, 16 को 19A ने कहा था वॉइडेबल है, 15 को 19 ने कहा था वॉइडेबल है। क्या 17 वॉइडेबल है? 17 भी वॉइडेबल है, 19 ने बोला था वॉइडेबल है। क्या 18 वॉइडेबल है? 18 ये भी 19 ने बोला था वॉइडेबल है। तो 20 से 20, 20 से बायलेटरल मिस्टेक, वो वॉइड है ना? और एक तरफा मोहब्बत 22, वो वैलिड थी एक तरफा मोहब्बत, और 21 था मिस्टेक ऑफ लॉ। याद आई बात? तो इसका मतलब बाकी सब वॉइड होते हैं, ये 4 सेक्शन क्या होते हैं? वॉइडेबल। इस श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई आज, क्या? सेक्शन 55, जहां टाइम एसेंस होता है, जहां टाइम एसेंस है और परफॉर्मेंस नहीं हुई, टाइम एसेंस है एंड देयर इज नो परफॉर्मेंस इन टाइम, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मत करना, आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है? तो ये बात सेक्शन 55 ने बताई। तो आज हमें पता लगा कि 5 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बाबू? वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। वो बच्चा यही गलती करता है एग्जाम में, यही गलती करता है बच्चा, उसे ये नहीं पता होता मुझे कहां वॉइड लिखना है और कहां वॉइडेबल लिखना है। अब एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आ गए, बच्चा पागल, कहां वॉइडेबल है, क्योंकि ये आ चुका है एक बार सीए इंटर में क्वेश्चन, 5 नंबर के 5 पॉइंट दिए और बताओ वेदर वॉइड या वॉइडेबल। समझ में आई ना बात? अब बच्चे को लगता है यार तो ये बहुत छोटी बात है कि तुमने पढ़ी होती है लेकिन याद नहीं होती। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, है ना, सेक्शन 26, सेक्शन 27, है ना, उस सेक्शन में मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, तो इसका पहला पेज याद करो। हाँ, इसका ये देखो, ये वाला पेज याद करो, किताब में है कि नहीं तुम्हारी? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बाबू वॉइड है। तो इसलिए एग्जाम में होश में पढ़ लेना कि मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं या क्वेश्चन मुझसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। समझ में आई ना बात? तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर 5 तक, ये हमने कहां पढ़ा? उसी चैप्टर में। हाँ, और ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, इम्पॉसिबिलिटी 56। तो इसलिए मैंने इनकी कलरिंग अलग कर रखी है, लाल वाले पहले पढ़ चुके हैं, नीले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, हरा वाला आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए वॉइड, और जो आज लिखवाए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से हुए बाबू? वो हुए हैं वॉइडेबल। कौन से? 5 अभी जो लिखवाए हैं। हाँ,
तो ये सारे क्या थे बाबू? ये क्वेश्चन लिख लेना तुमने कॉपी में। तो ये भी बना लिया डायग्राम, चार्ट बना लिया वाला, बोलो भाई। ठीक है, अगली बात, चलो एक चीज पढ़ा देता हूं, फिर आगे की बात आगे पढ़ेंगे ना। ये जो आया, ये आया बिल्कुल इसी अभी अटेम्प्ट में, जिसका नाम है हमारा, क्वेश्चन पे उठा के देख लेना, सितंबर 2024, डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, और ये आया हमारा जून 2024। अब बालक बेचारे बताओ इतने निकम्मे हो रहे हैं। हाँ खोपड़ी मत चलाओ, पर बताओ, अब मुझे बताओ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? गलत जवाब। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है दो तरफा मोहब्बत के। अरे एक्चुअली में दुनिया के सारे प्रॉमिस रेसिप्रोकल होते हैं भाई। जज ने नाम दे दिया, बच्चा घबरा जाता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैंने किसका वादा किया? तुमने फीस देने का, तो रेसिप्रोकल का। दो तरफा मोहब्बत को दो तरफा प्रॉमिस बोल देते हैं। जैसे मैंने बताया दो तरफा मिस्टेक, ऐसी कोई भी प्रॉमिस अगर दोनों पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द पार्टीज, प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द पार्टीज, प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द पार्टीज, तो वो प्रॉमिस क्या होते हैं बाबू? वो प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। ऑब्वियसली बात है, लीगल है तो वैलिड भी होंगे। ठीक है, अब ये देख लो, एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां दो वादे हैं, एक वादा पढ़ाने का, एक वादा फीस देने का, तो ये क्या होगा? सुबह सुबह भाई तुम ब्रेड खरीदने गए, तुमने कहा पैसे ले ले भाई 50 रुपए, 50 पैसे देने का वादा, ब्रेड देने का वादा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दुनिया के सारे प्रॉमिस ऐसे प्रॉमिस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, यूनिलेटरल को छोड़कर। याद है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, रिवॉर्ड हो गया, बोनस हो गया, है ना, एक तरफा प्रॉमिस जो होते थे। बाकी सारे तो रेसिप्रोकल ही होते हैं। इसमें बताने वाली बात क्या है? जैसे बोला भाई मैं ये नहीं बता रहा कि सारे प्रॉमिस रेसिप्रोकल होते हैं, पर मैं एक बात बता रहा हूं कि जितने भी प्रॉमिस रेसिप्रोकल होते हैं उसमें भी तरह तरह के भांति भांति प्रकार के हो सकते हैं, अकाउंट्स के हिसाब से। अकाउंट्स की थोड़ी इज्जत रखते हुए बोला, अकाउंट्स में जिसे तुम बोलते हो कैश सेल्स, क्या बोलते हो बाबू? अपन लोगों के यहां उसे बोला जाता है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है? अपन लोगों के लिए क्या बोला जाता है? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। बोलो भाई क्या बोला जाता है? हाँ, जूते दो पैसे लो, दूल्हे की साली, गाना गाते हुए, जूते दो, कब? हाथ की हाथ। तो हमने बोला तो हम अकाउंट से पढ़ चुके हैं कैश सेल्स, तो जज साहब ने बोला ना मैं कब कह रहा हूं कौन से पढ़ चुका है? अकाउंट्स वाली बात लॉ में लिख दो, शब्द बदलकर। लॉ में हम लिखेंगे साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। अंकुर ने बोला भाई बालक को कि मैं तुझे चावल बेचूंगा, बालक कह रहा है सर मैं आपको क्या दे दूंगा? पैसे दे दूंगा, जब डिलीवरी दोगे। तो दोनों के वादे एक साथ पूरे हो रहे, सामान देना और पैसा लेना, जूते दो पैसे, एक साथ हो रहा ना काम। तो जो काम एक साथ हो जाए लेन देन का, जो ट्रांजैक्शन, अकाउंट की भाषा में जो ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाए लेन देन की, वही क्या होती है बाबू? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। टुच्ची बात। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया, तो यार बताओ बच्चा लिख के नहीं आता तो कैसे करें? है कि नहीं बात? मुझसे थोड़ी दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ोगे लॉ के, तो यही तो पढ़ाया जो मैं पढ़ा रहा हूं। बताओ यार, तब भी बच्चा लिख नहीं रहा। तुमने ऐड देखा है, घर में पड़ा हो सोना तो कहीं करने, मुथूट फाइनेंस क्या है वो? मन्नापुरम गोल्ड क्या है वो? गोल्ड दो और लोन लो। इसमें वो तुम्हें लोन देंगे पहले या तुम गोल्ड दोगे पहले? पहले तो गोल्ड दोगे। है थोड़े के भैया तुमने क्या कहते हैं, लोन तो ले ले 1 करोड़ का, गोल्ड के नाम पे अंगूठी दे के आ रहे हो, ये ले पकड़। है कि नहीं बात? पहले क्या देना पड़ेगा? और गोल्ड को वो क्या करेंगे? वो निकम्मो गोल्ड को क्या करेंगे? वो चेक करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और उसके हिसाब से तुम्हें क्या दे देंगे?
लोन दे देंगे भैया, एक बात काम करते हैं, अगर लोन नहीं चुका है तो तुम्हारा गोल्ड क्या होगा बाबू, बेच दिया जाएगा। इससे बताओ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से फिक्स है या नहीं है? बोलो पहले से फिक्स है या नहीं है? बोल मत लेना, और क्या क्या फिक्स है? एक्सप्रेसली फिक्स्ड है कि मुझे पहले क्या देना है, पहले गोल्ड गिरवी रखना है, उसके बाद पैसा ले लेगा। अब तुम दुकानदार से, अब तुम मुथूट फाइनेंस वालों से जाकर लड़ नहीं सकते, पैसा दे, लोन दे। वो कह रहा है लोन क्यों दे दूं, हम ऐड क्या कर रहे हैं, गोल्ड लोन। तो पहला फिक्स्ड है, पहले तुम्हें क्या देना है, गोल्ड ही देना है। तो इसमें लड़ने वाली क्या बात है? जज ने बोला जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से फिक्स्ड बताई जाती है तो वहां पे परफॉर्मेंस उसी ऑर्डर में होनी चाहिए, उसी ऑर्डर में होनी चाहिए। यहां तुमने बता दिया पहले तो डिलीव पैसा देगा, फिर एडवांस देगा, फिर मैं भाई ऑर्डर पर तुम्हारी मेरी फिक्स है या नहीं है बताओ? मैम ने बोल दिया पहले क्या देनी है, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जज ने बोला अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले लिखे कि पहले बच्चा फीस देगा फिर किताब और पढ़ाई मिलेगी, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और फिर जज ने बोला सेक्शन 52 के हिसाब से कई जगह ऐसी होती हैं जहां ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बताई ना जाए, वो नेचुरली क्या होती हैं, पता होती हैं। तुम्हें बताई जाए ना बताई जाए, ओ बाबू तुम्हें बताई जाए या ना बताई जाए, पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से क्या होती है, पहले से ही फिक्स्ड हो जाती है, तुम्हें बताएं ना बताएं, है ना, राइट। नेचुरली फिक्स्ड है, मतलब लोग जानते हैं। अब जैसे भैया आयुष की शादी हो रही, तुम देखो ना फेरों में पहले लड़की आगे होती है, लड़का पहले आगे होता है। मैं तो भूल गया भाई, बहुत साल हो गए। अरे तो देखी तो होगी भाई। चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो लड़की आ गया है ना, अब आयुष लड़ रहा है, तू कैसे लग रही है आगे, पिटेगा नहीं पिटेगा, तू कैसे लग रही है आगे, ये नहीं है, पीछे मुझे लगना पड़ेगा भाई, क्योंकि परफॉर्मेंस पहले से नेचुरली क्या है, बनाई हुई है परफॉर्मेंस। अब ये बताओ भाई, लोन की बात करें, मॉर्गेज की, जैसे हमने बात की थी किसकी, क्या कहते हैं, मोहिरी बीबी। तो जब तुम्हें लोन लेना है किसी XYZ बाहर पर्सन से, तो कोई अनजान व्यक्ति, जो बैंक की छोड़ो, कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें लोन तो देगा नहीं। तो ये नेचुरली फिक्स्ड है कि तुम्हें पहले क्या देनी है, सामान, है ना, या प्रॉपर्टी देनी गिरवी रखने के लिए। तो जज ने बोला कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस अगर लिख के भी ना दो तो हमें पता होती है क्या है, पहले मुझे ही परफॉर्म करना है। बोलो भाई, है ना। तो ये लिख की बात, अगर तुमने किसी से लोन लिया है जहां पे तुम्हें सिक्योरिटी गिरवी रखनी होती है, ये नेचुरली है कि जमींदार, याद है पुराने पिक्चरों में जमींदार, मदर इंडिया, लाला मेरी मां के गहने दे दे लाला, लाला कह रहा है पहले लोन चुका है कि नहीं बात, राइट। तो भैया पुराने जमाने के जमींदार भी को ये बात पहले से नेचुरली पूरे गांव को पता होती थी, भैया लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। बात समझ में आई? बोलो भैया। अब ये बताओ, अगर गोल्ड लेने के लिए सिक्योरिटी गिरवी रखनी है, अगर गोल्ड लेने के लिए सिक्योरिटी गिरवी रखनी है, समझना ध्यान से बात, तुम गोल्ड नहीं दे रहे, अब केस कर सकते हो क्या उसके ऊपर, क्या परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हो? ये लिख की बात, प्रॉमिसर जिसको अपना प्रॉमिस पहले परफॉर्म करना है, गोल्ड देना है गिरवी रखने के लिए, लेकिन वो पहले परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो मुथूट फाइनेंस वालों को ये नहीं बोल सकता कि मुझे लोन दो। जज कह रहा है अबे तू क्या कर रहा, कैसे केस कर देगा, बात में नहीं। अब जैसे एक केस आया, अब यही केस तुम्हारा एग्जाम में मिल जाएगा, ये वाला केस, अब ये तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इस बार क्या पूछे डायरेक्ट की जगह, डायरेक्ट की जगह क्या पूछ लिया, केस स्टडी पूछ ली। अब ये बताओ, ये मैं छुपा दूं, जज ने बोला डिसाइड द केस, इधर देखो स्क्रीन पर, अब आईसीआई ने कह दिया डिसाइड द केस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अब क्या होगा बताओ? ए ने कहा भैया मैं सामान तो बना दूंगा, लकड़ी तो बी कह रहा है अब नहीं दूंगा। अब बात समझ में आई? अब कैसे अब पता है क्या एग्जाम में गलती पता क्या होती है? एरर, कंफ्यूजन। बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज कि आंसर किस सेक्शन से दूं। आंसर किस सेक्शन से लिखूं? मुझे ये तो यकीन है तुम्हें ये पता है कि परफॉर्मेंस। अब मैं तुम कह रहे हो भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे पेन पेंसिल नहीं दे रहे, है ना, किताब नहीं दे रहे। सामने वाला कह रहा है भाई मैं तेरे घर पे लकड़ी का काम करूंगा आके, वो कह रहा है कि ठीक है भैया लकड़ी मेरे घर पे रखी है, तुम लकड़ी नहीं दे रहे, काम कैसे करेगा? दर्जी कह रहा है भाई तुम्हारी शर्ट सिल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है, तो दर्जी है तुम कपड़ा नहीं दे रहे तो कैसे सिल देगा? इसका मतलब ये आम आदमी को ही पता होती है बात, किसी अनपढ़ व्यक्ति मतलब किसी नॉन लॉ वाले बच्चे से भी पूछोगे ना, बीकॉम वाले बच्चे से, साइंस वाले बच्चे से, तो वो भी एक कॉमन सेंस से आंसर देगा क्या? भाई तेरे घर पे लकड़ी का काम करने आया, तू लकड़ी नहीं दे रहा, मैं तो चला जाऊंगा वापिस, बात खत्म, है ना। और अगर ज्यादा गुस्सा आएगा, मेरा आने जाने का ट्रैवल खर्चा होगा, टाइम वेस्ट होगा, तेरे घर जाना भी लूंगा। लेकिन आंसर किस सेक्शन से दूं? बस गलती यही होती है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट कहां से, ये कॉन्सेप्ट लिखा कहां है लॉ में, इसलिए गहराई से पढ़ना पड़ता है। अब तुम ये तो बोल नहीं सकते कि पहले वैलिड था बाद में मृत्यु होगी, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से आंसर नहीं दे सकते, इम्पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं दे सकते, है ना, कि फ्यूचर में इम्पॉसिबल होगी बात 2J लगा दूंगा, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, धमकी, ये सब तो है नहीं। बात समझ में? रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये कोई बिजनेस करने से थोड़ी रोक रहा है। अब बच्चे, ज्यादातर बच्चों का दिमाग घूमता है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड से देते हैं आंसर। कहां से देते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को उसका फर्नीचर बनाने से रोका जा रहा है, उसका काम करने से रोका जा रहा है, नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो केस आता है बाबू, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो केस आता है वही क्या होता है? वही लिखना होता है भैया, वही लिखना होता है, वही लिखना होता है। तो आंसर कहां से देना है? रेसिप्रोकल। याद रखना ये केस। B is bound to make the compensation for the loss because of, ये लिखना है नॉन परफॉर्मेंस। क्या लिखना है भैया? नॉन परफॉर्मेंस। ऊपर वाला पढ़ना, कार्गो वाला। सेम है। उसने मना कर दिया ए ने, ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बी एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी। अब जब सामने वाला मना कर रहा है कि मैं तुम्हें वो सामान नहीं दे रहा, तो भाई याद रखना है कहां से देना है आंसर, कहां से देना है? ये परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस से परफॉर्मेंस से देना है। तो कुछ चीजें है ना खतरा बनाने की होती हैं, तो इन पे खतरा बनाना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को लगता है रेस्ट्रेन और ट्रेड से दूंगा आंसर, नंबर 0 मिलते हैं। क्योंकि जो आंसर सेक्शन 54 से देना है, कहां से देना है? 54 से। तुम रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लगा रहे हो, वहां 27 लगा रहे हो, क्योंकि जज ने कहां से सॉल्व किया है? 54 से सॉल्व किया है ना, तो बात खत्म, तुम्हें 54 से आंसर देना है ना। और ये पुरानी बात है, रेसिप्रोकल में फिर से लिख दी बात,
एक बंदा दूसरे बंदे को रोक रहा है, इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग यानी रोकना फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, ऊपर वाली बात। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बाबू? हाँ याद रखना क्या हो जाएगा। देखो पहले एग्जांपल पढ़ लो, केस पढ़ लो। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो काम करेगा 1000 रुपए का, बी ने क्या किया, एग्री कर दिया कि ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूं, बट बाद में ए कह रहा है भाई मत कर काम। ये तो वही वाली बात नहीं हो गई? वादा कर दिया मैंने, बाद में तुम कह रहे हो मत कर काम, मत पढ़ाओ सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। एंड इफ ही इलेक्ट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, therefore he is entitled to recover from compensation from A for any loss which is incurred by the non performer। तो सामने वाला जब भी मना करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो आप उसे वॉइडेबल कह सकते हो। क्या कह सकते हो सर? तो सामने वाला उसको क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये 53 वही है जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। पार्टी सो प्रिवेंटेड is entitled to claim the compensation, is entitled to claim the, बोलो, compensation। समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, ये वाला साइमल्टेनियस और बोलो reciprocal promise where order of performance is expressly fixed and order of performance is fixed by the nature of transaction। और एग्जाम में केस स्टडी कौन सी आई हुई है? ये वाला तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा दूसरे को परफॉर्म करने से रोकता है या उसको वो फैसिलिटी नहीं देता है परफॉर्म करने वाली, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वॉइडेबल होता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे सर कब? अगली क्लास में ना। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क यही है, तो ये ग्रुप पे भेजेंगे विद लॉ। पहले क्या लिखेंगे? पहले प्रोविजन लिखेंगे, हाँ, फिर लिखेंगे प्रोविजन के बाद सेक्शन 43 पैरा 2। तो सेक्शन 43 पैरा 1 और सेक्शन 43 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि केस स्टडी में तुम्हें थोड़ा सा वो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट वगैरह भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा लिखते चले जाओ। पहले क्या लिखना मैं बताता हूं, पहले क्या लिखना है। पहले लिखना लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। क्या लिखेंगे? ठीक है, राइट। when the joint promisor promise to pay the loan to some other person, then liability of the joint promisor may be arise as sharing of loss by default in contribution। सीधा ये लिखना है। फिर ये एग्जाम्पल लिख देना। क्या लिखना? फिर पहले प्रोविजन लिखना, फिर क्या लिखना? एग्जाम्पल लिखना। लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट, प्रोमिसी कैन डिमांड द मनी फ्रॉम बिकॉज लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। फिर ये लिखना पड़ेगा। अब इसको पूरे पॉइंट को घोट के पीना पड़ेगा भाई, GKPL कर लेना। फिर क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसको है ना, इस वाले पॉइंट को बिल्कुल ढंग से याद कर लेना। फिर इसका एक एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल के बाद प्रोविजन में आना, सॉरी एनालिसिस में आना। एनालिसिस में लिखना इन द प्रेजेंट केस, है ना, राइट। वहां पे ABC थे, एग्जाम्पल कैसे लिख देना, XYZ से। इन द प्रेजेंट केस A ने B से C से T को प्रॉमिस किया था कितने का, P को 1.5 लाख रुपए का, जिसमें से उसकी डिफॉल्ट हो गया। तो एज पर सेक्शन 43 अफोर्डसेड प्रोविजन लिख देना, एज पर अफोर्डसेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 पैरा 2। ठीक है, इफ एनी प्रोमिसर पेड होल ऑफ द अमाउंट देन ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमिसर। बोलो भाई, he is entitled to recover the money from remaining joint promisor। ठीक है, और फिर क्या लिख दोगे, इफ एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एस्टेट ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। कहां से मिल रहा है पैसा? डिफॉल्टिंग पार्टी की एस्टेट से। देन सच अमाउंट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द पेमेंट लाइबिलिटी, क्योंकि बाकी तो रिमेनिंग बियर करेंगे ना। ठीक है, राइट। और अगर यही सारे पैसे देके आए तो वो B से कितना लेगा और C से कितना लेगा, ये बिल्कुल वैसे एग्जाम में लिख के बताएं, तो मैं चेक करूंगा तुम्हारा आंसर।
ठीक है, तो होश में भेज देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है, तो इसको ढंग से लिख के भेजना कि अगर यही मान लो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक जाए तुम्हारे एग्जाम में, तो फिर रिग्रेट करोगे तुम इस दिन का कि यार उस दिन सर ने कहा था ना लिख ही लेता। तो कम से कम लिख के मुझे तो अंदाजा होता कि कैसे लिखना है। तो घर जाके मेहनत की चोरी मत किया करो, क्योंकि जो काम मुझे कहां करना है, एग्जाम वाले दिन करना है 3 घंटे में, तुम अगर वो यहां नहीं करोगे तो यार वहां कैसे कर लोगे बताओ जरा। घर में तो भाई एक सिपाही गोली चला नहीं रहा, लड़ तो रहा नहीं, अबे तो बंदूक तो उठा नहीं रहा, तो यार तू युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान से, तो यार वहां कैसे लड़ाई कर लेगा, चाइना बॉर्डर पे कैसे लड़ लेगा, समझे बात। वो हमारे साथ पेन यहां घिसोगे नहीं तो एग्जाम में भी तुम घिस नहीं पाओगे, है ना, दिमाग नहीं चलेगा फिर तुम्हारा। ठीक है, तो मैं काफी दिन से देख रहा हूं बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं आंसर, बहुत कम। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अगर मैं मैम को भेज दूंगा तो ऑनलाइन एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, कि अगर मुझे लग रहा है कि ये बच्चे काम नहीं कर रहे तो आप ऑनलाइन एक्सेस कैंसिल कर दो। तो उस नौबत पे मत आओ तुम कि फिर एक हफ्ते के लिए लटको, एक हफ्ते के लिए मिनिमम होता ही होता है। तो उसको ढंग से लिख के भेजा। अच्छा बताओ, तुम भेज रहे हो, मैं चेक कर रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या भला है, कोई भला नहीं, मैं तो टाइम नहीं लग रहा है, मैं तो टाइम उल्टा जाया ही हो रहा है तो एक्स्ट्रा काम करने में, कि यार बच्चा भेजा है, डाउनलोड करूंगा, जूम करूंगा, पढ़ूंगा। मेरे लिए तो बढ़िया बात है, मत भेजो, लेकिन भाई बढ़िया बात मेरे लिए ये नहीं है कि पढ़ के बच्चा पास ना हो, ये बुरी बात लगती है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का पता होता है यार ये तो पढ़ा है, तो क्यों नहीं पास हो रहे, आई से नंबर खींच देता क्योंकि मैं लॉ की क्या नहीं कर पा रहा। हाँ, जरूर लिख के भेजेंगे भाई, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।